हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं, रासो साहित्य का आज हमारा क्लास नंबर 2 होगा। ठीक है, और अभी तक हमने जो टोटल साहित्य पर क्लास किए हैं 7 कंप्लीट हो चुके हैं। आज का क्लास हमारा 8 नंबर का क्लास है। तो जिन बच्चों ने ये 7 क्लास नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। आपको वहाँ पर सारी क्लासेज जो हैं वो सीक्वेंस में मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाल रासों को, और इसमें बाकी जितने रासों बचे हैं वो भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक क्लास और होगा रासों पर, आपका रासो साहित्य पर, और फिर आपका रासो साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके रासो साहित्य के कंप्लीट होते ही इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ अभी तक के क्लासेस में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने आदिकाल को भी पढ़ा है। ठीक है, और साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को हमने जाना, काल विभाजन कर लिया है, नामकरण हमारा हो चुका है, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ हो चुकी हैं। फिर आदिकाल को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था जिससे कि वो ईजिली समझ आ सके। अपभ्रंश साहित्य हमने इसके अंतर्गत कर लिया है। सिद्ध साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैन साहित्य, या जिसको आप राज साहित्य भी बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं। और अभी हमारा जो चला हुआ है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य में हमारा ये आज का पार्ट नंबर 2 होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिएगा, परमाल रासो को हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए, जो परमाल रासो है इसके रचनाकार हैं जगनिक। जगनिक जो हैं परमाल रासो के रचनाकार हैं। इसका समय, इस रचना का जो समय है विक्रम संवत में अगर देखते हैं तो 1230, और ईस्वी की अगर बात करें तो 1173 ईस्वी होगा। परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल आला खंड ही उपलब्ध है। ये पूरी रचना उपलब्ध नहीं है, इसका केवल जो आला खंड है, इसीलिए हम कहते हैं कि परमाल रासो को एक अन्य नाम आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। आला खंड इसका उपलब्ध है। जगनिक कलिंजर तथा मोहबा के शासक परमाल, जिसको हम परमादिदेव के नाम से भी जानते हैं, के दरबारी कवि थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे ये? कलिंजर के तथा मोहबा के शासक थे परमाल, और इनको एक अन्य नाम परमार्दी देव के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के दरबारी कवि थे जगनिक, जिनकी रचना को आप पढ़ रहे हैं परमाल रासो। ठीक है, आला खंड में मोहबा के 2 प्रसिद्ध वीरों नाम था आला और उदल। इनके वीर चरित्र का वर्णन किया गया है। आला और उदल ये 2 वीर थे। ठीक है, 2 वीर सैनिक थे, सिपाही थे और सरदार थे। तो देखिएगा, ये जो आला और उदल थे ये परमार के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। ठीक है, परमार के सामंत। परमार कौन है? परमार्दिदेव। ठीक है, परमार ये मतलब कहाँ के थे? परमाल के। और ये यहाँ के शासक थे, सामंत थे, तथा बनाफर शाखा के क्या थे? क्षत्रिय थे। आगे देखिएगा, इसमें बनाफर के द्वारा लड़े गए 52 युद्धों का वर्णन भी किया गया है इस रचना के अंतर्गत। युद्धों के मुख्य 3 कारण हुआ करते थे। एक विवाह, दूसरा प्रतिशोध की भावना, और तीसरा लूट। इन्हीं पर युद्ध हो जाया करते थे। आला लोक कथा कह लीजिए, लोक गाथा कह लीजिए, तो ये एक ऐसा लोकगीत था, लोकगीत भी आप इसको बोल सकते हैं, जो गाया जाता था वर्षा ऋतु में। ठीक है, और मोहबा यानी बुंदेलखंड, मोहबा में बुंदेलखंड और बैसवाड़ा, इसके आसपास ये गाया जाता है आला। ठीक है, यह वीर गीतात्मक ग्रंथ है और इसमें कुल 28 अध्याय हैं, जिन्हें हम इन अध्यायों को किस नाम से जानते हैं? खंड के नाम से भी जानते हैं। यह एक मुक्तक एवं गीत रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को अप्रमाणिक रचना माना है। तो देखिए, इसमें कुछ नए एस्ट्रो, जैसे कि आपके बंदूक हुए, कुछ नए औजार थे। ठीक है, युद्ध लड़ने वाले, जिसमें आपका बंदूक आता है, क्रिच आता है, गोला आता है, और फिरंगी शब्दों, इन शब्दों का इसके अंतर्गत
प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें इनका उल्लेख मिलता है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी जो मेन चीज़ है जिसको मैंने डार्क किया है, तो ये चीज़ आपको एक बहुत ही ज़रूरी है याद रखनी है। और ये सारे फैक्ट मैंने डार्क किए हुए हैं जिससे आपको ये भी नहीं हो कि क्या इसमें याद करने लायक नहीं है। और ऐसी ही कलरफुल पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो देखिएगा, इसका सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आला खंड नाम से 1865 ईस्वी में कराया था। कब कराया था इसका सबसे पहले प्रकाशन? 1865 में। कहाँ के कलेक्टर थे? फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। इन्होंने किया था आला खंड के नाम से। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने नगरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो नाम से इसका प्रकाशन कराया। तो पहले जो प्रकाशन हुआ था जो चार्ल्स इलियट ने किया था, आला खंड के नाम से किया था 1865 में। और सेकंड टाइम जब इसका प्रकाशन होता है तो ये करते हैं श्याम सुंदर दास जी 1920 ईस्वी में परमाल रासो के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटरफील्ड ने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड कहा है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनकी बातों का खंडन किया है। इसकी प्रमुख पंक्तियाँ: 12 बरस लो कुकर जीवई, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवई, आगे जीवन को धिक्कार। इम्पोर्टेंट पंक्ति है और काफ़ी फेमस है। सेकंड है, सदा तलैया ना बन फूलई ए, यारो न सदा सावन होए, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को, यारो सदा न जीवै कोई, यारो सदा न जीवै कोई। काफ़ी अच्छी पंक्ति है। युद्ध का वर्णन भी इसमें किया गया है। अरर गोला छूटन लागे, सिर सर तीर रहे सन्नाए, गोला लागे जेही हाथी के, मानो चोर सिंह हवई जाए। तो ये पंक्तियाँ हमें याद रखनी है। विद्वानों के प्रमुख मत और कथन यहाँ पर दिए गए हैं परमाल रासो से संबंधित। पहला जो कथन है, साहित्यिक रूप में ना होने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आला खंड और वीर रस से पूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है। आला खंड वीर रस से परिपूर्ण एक सरस और ओजस्वी रचना है। यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नेक्स्ट जो कथन है, आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। आला खंड में जो श्रृंगारिक वर्णन है इसका अभाव है। यह जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट कथन है, वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित एक ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। उसके वीर गीतों का जो प्रचार है वो सारे उत्तरी भारत में हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट हमारी रचना आती है हमीर रासो। हमीर रासो के जो रचनाकार हैं वे सारंगधर हैं। इस रचना का काल या फिर समय आप जो जानेंगे वो 1357 ईस्वी है। कितना? 1357 ईस्वी। वर्तमान में यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में सारंगधर के 8 पद प्राप्त हुए हैं और जिसके आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की गई है। विषय क्या है? शुक्ल जी का अनुमान है, ये शुक्ला लिखा है, शुक्ल जी का अनुमान है कि हमीर रासो और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा इस ग्रंथ के अंतर्गत की गई है। यह एक मुक्तक रचना है। राहुल सांकरतायन ने प्राकृत पेंगलम को सारंगधर की रचना न मानकर जज्जल नामक कवि की रचना माना है। प्राकृत पेंगलम में बब्बर, जज्जर और विद्याधर, सारंगधर आदि के पदों का इसके अंतर्गत संकलन किया गया है। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर जी। कुछ विशेष तथ्य इसके दिए गए हैं।
शुक्ल जी के अनुसार अगर बात करें तो ये रचना, इस रचना से अपभ्रंश एवं रासो रचनाओं की समाप्ति मानी जाती है। शुक्ल जी इस हमीर रासो रचना से अपभ्रंश की और रासो रचनाओं की समाप्ति मानते हैं। तथा सेकंड पॉइंट है कि हमीर शब्द अमीर का एक विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो रचना के रचनाकार है नल सिंह। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह है और इसका समय क्या है? 16वीं शताब्दी। किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने विजयपाल रासो का जो समय माना है वो 16वीं शताब्दी माना है और मित्र बंधुओं ने इस रचना का जो समय माना है वो 1298 ईस्वी माना है। इसका विषय क्या है? विजयगढ़ के शासक विजयपाल तथा पंग राजा के मध्य इसके अंतर्गत युद्धों का वर्णन किया गया है। इसमें छंदों की बात करें तो 42 छंद है और इसकी भाषा अपभ्रंश है। तो ये जो अब आपकी रचना बचती है, यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो बचता है और नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वीराज रासो को ही कंप्लीट करेंगे। फिर आपका रासो साहित्य यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो काफ़ी बड़ा है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी है, तो इस वजह से मैंने उसको सबसे लास्ट में रखा। और ये कंप्लीट होते ही फिर आप इसमें सारे इंपॉर्टेंट कथन वगैरह सारी पंक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बचता है। फिर पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे हम लौकिक साहित्य। और आपको क्लास कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को जिनको इसकी नीड है। ठीक है, जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं और जो कहीं जाकर कोचिंग नहीं ले सकते तो उन तक इस क्लास को ज़रूर पहुँचाइएगा। ऐसा ही कलरफुल PDF आपको दिया जाता है। अभी तक जितने भी आपके क्लास हो चुके हैं, यानी 7 जो क्लास थे रासो साहित्य को छोड़कर, सारों का PDF आपको दिया गया है। और जैसे ही पृथ्वीराज रासो कंप्लीट होगा तो रासो साहित्य का एक ही PDF आपको दिया जाएगा। उसी के अंतर्गत आपके ये तीनों पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो आज और एक और पार्ट बचता है, तो 3 पार्ट्स टोटल इसके अंतर्गत दे दिए जाएंगे आपको। कलरफुल PDF में आप इसको पढ़ेंगे तो आपका मन भी लगेगा पढ़ने में और आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को थोड़ा स्लो में करके देख सकते हैं, स्पीड को स्लो करके। तो चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि DSSB का आपको एक बार फिर से मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊँ और आपका जो 20 मार्क्स की आती है कंपलसरी पेपर जो होता है, जिसके अंतर्गत हिंदी 20 नंबर की आती है आपको, उसका भी क्लास जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।